नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 9 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें अगला जो अध्याय है वो है महादेवी वर्मा जी का मेरे बचपन के दिन। इस अध्याय में महादेवी जी ने अपने विद्यालय जीवन की कुछ स्मृतियों को संजोया है। सबसे पहले अपन लेखिका का परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और देहांत 1987 में हुआ था। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, परीक्षा उपयोगी कथन है ये। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी जी के पिता जो हैं वो गोविंद प्रसाद वर्मा थे, विद्वान और चिंतक एक पुरुष रहे थे। महादेवी वर्मा जी हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई क्योंकि इनके पिताजी यहीं पर अध्यापक थे। और महादेवी जी का विवाह जो है वो 8 वर्ष की अल्पायु में रूपनारायण जी के साथ में हो गया था, लेकिन वैवाहिक जीवन इनका ठीक से नहीं चल सका, ये अकेली ही रही थी। महादेवी वर्मा जी महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्राध्यापक भी रही है। इनकी प्रधानाध्यापक यहाँ पर रही थी ये, महिला विद्यापीठ प्रयाग की। महादेवी वर्मा जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसमें छायावाद की शक्ति के नाम से इन्हें संबोधित है वो किया जाता है। महादेवी वर्मा जी को वेदना की कवयित्री कहा जाता है। दुख और पीड़ा है इनकी कविताओं में। परशुराम चतुर्वेदी हैं, उन्होंने महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा है। अच्छा कथन है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा किसे कहा है? रूपनारायण परशुराम चतुर्वेदी। निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती, और कई पुस्तकों में आपको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी यहाँ पर शब्द मिलता है। तो एक ही बात है, पर्यायवाची है सरस्वती का वीणा पाणी। ये निराला जी के द्वारा दी गई उपाधि है। निराला जी को महादेवी जी अपना मुंह बोला भाई मानती थी। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित जो कविता यानी गीत हैं उनकी संख्या 236 है। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में हैं, लेकिन दिया नाम से इनकी पहली कविता है वो खड़ी बोली में दिया शीर्षक से प्रकाशित हुई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी नीम, नीम होता है ना, नीम का पेड़, नीम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। महादेवी जी की दिया। महादेवी वर्मा का प्रथम प्रकाशित काव्य है वो निहार है। इस निहार में संसार की नश्वरता, वेदना और करुणा के गीत लिखे गए हैं। निहार की भूमिका है मित्रों वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। और निहार काव्य संग्रह के लिए ही इन्हें, निहार को है वो यामा में संकलित किया गया है। महादेवी वर्मा के दूसरा काव्य संग्रह रश्मि में आध्यात्मिक गीत है। ऐसे पूछे जा सकते हैं व्याख्याता भर्ती में कि महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य संग्रह है जिसमें संसार की नश्वरता है, वेदना और करुणा के गीत हैं? तो निहार में। और आध्यात्मिक अगर पूछ लिया जाएगा तो रश्मि में है। इसमें रहस्यवाद की उत्कृष्टता दिखाई गई है। रहस्यवाद की उत्कृष्टता महादेवी वर्मा के रश्मि काव्य संग्रह में दिखाई गई है। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत ये यामा में संकलित है। महादेवी वर्मा का तीसरा काव्य संग्रह है निर्जा। इसमें प्रकृति चित्रण से संबंधित लिखे गए हैं। और निर्जा जो है उस पर महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया था। उस जमाने का अच्छा पुरस्कार हुआ करता था शेक्सपियर। महादेवी वर्मा के चौथे काव्य संग्रह में संध्या गीत में मिलन की उत्कंठा से संबंधित गीत है। मिलन की उत्कंठा है अपने प्रियतम से। दीपशिखा काव्य संग्रह में रहस्य भावना के प्रधान गीतों का संकलन किया गया है। ये आगे वाली पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, नोट्स के रूप में आप नोट भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। महादेवी वर्मा को यामा जो है वो 1940 के काव्य के लिए 1982 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया था। ये व्यक्तिगत रूप से दिया जाने वाला अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार था। वैसे मतलब एक रचना पर यामा पर मिला था। बाद में वर्तमान में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण कवि या लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मिलता है। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत। ये यामा में संकलित है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ है वो मंगला प्रसाद पारितोष भी दिया गया था। महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह सप्तपर्णा है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र हैं उसका उच्चारण है इनमें और हिंदी में ये लिखे गए हैं। तो अच्छा कथन है, व्याख्याता भर्ती में अक्सर ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं।
महादेवी वर्मा को साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 1956 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था और 1988 में भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को मृत्युपरांत पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया गया, क्योंकि 87 में इनका देहांत हो गया और 88 में इन्हें ये पद्म विभूषण मिला था, 56 में पद्म भूषण मिला था। अच्छा कथन है ये। महादेवी वर्मा ने एक चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है और महादेवी वर्मा ने साहित्यकारों की सहायता करने के लिए एक साहित्यिक संसद की स्थापना की थी और इसका मंत्री हो निराला जी को बनाया गया था। महादेवी वर्मा के निबंध संकलित हैं। भारतीय भाषा, संस्कृति और वाङ्मय में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। इनके गद्य संग्रह में पद के साथ ही उसमें 11 व्यक्तियों का संस्मरण संकलित है। वो 11 व्यक्ति कौन है? दद्दा मतलब मिथिलेशण गुप्त, निराला जी, स्मरण प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, सुभद्रा जी और प्रणाम रविंद्रनाथ ठाकुर। पुण्य पुरुष में महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे, जवाहर भाई, जवाहरलाल नेहरू और संत राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। इन 11 लोगों के जो संस्मरण हैं वो पद के साथी में लिखे गए, यानी ये इस महादेवी जी के साथ साथ रहे थे लेखन में। अतीत के चलचित्र में महादेवी वर्मा ने उन व्यक्तियों को लिया है जो उनके जीवन में, जैसे रामा, बिंदा, भक्तिन, घीसा, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा आदि व्यक्ति आए थे, उनके संस्मरण हैं वो अतीत के चलचित्र में। और मेरा परिवार जो रचना है उसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने मानवेतर प्राणियों को शामिल किया है, जिसमें गिल्लू है, वो जितने भी पशु पक्षी उनके जीवन में आए थे, निक्की है, रोजी है, रानी है, गिल्लू है, इन सभी को शामिल किया था मेरा परिवार। महादेवी जी का परिवार वही था। महादेव जी वर्मा का काव्य अग्निरेखा मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ था। निधन 1987 में काशी में हो गया था। तो देखिएगा, निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, ये यामा में संकलित हैं। क्रम से अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दीपशिखा और सप्तपर्णा, ठीक है। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण है। अतीत के चलचित्र आपको बतलाई दिए हैं। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार में। मेरा परिवार में मानवेतर प्राणियां, ये पशु पक्षी जितने थे उनके, स्मृति की रेखा में जितने व्यक्ति आए थे उनके जीवन में, जो नौकर चाकर हैं और भी जो भी हैं, बदलू, गिसू, भक्तिन वगैरह वो सारे, और पद के साथी में सारे साहित्यकार आ गए, है ना। और इसके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। श्रृंखला की कड़ियां प्रसिद्ध है इनका। क्षणदा, साहित्य की आस्था, संक्लिप्ता, संभाषण और भारतीय संस्कृति के स्वर, ये ध्यान रखना, ये इनके निबंध हैं। अच्छे प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियां बहुत बार पूछा जाता है। तो महादेवी जी के बारे में सारी जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली। कुछ पंक्तियां भी इनकी अक्सर पूछ ली जाती हैं, हो सकता है व्याख्याता वर्दी में पूछ ली जाए। जैसे तोड़ दो इस क्षितिज को मैं भी देखूं उस ओर क्या, कि यानी उस ओर क्या है। तुमको पीड़ा ने ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्रू है। आंसू के मिस कण कण में ढाल रही हूँ प्यार किसी की, मैं नीर भरी दुख की बदली। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार नेट जेआरएफ में पूछी गई पंक्ति है। झटक जाता है पागल बात, धूल के तनिक कणों में पार, किसने जीवन का संगीत, तभी तुम आए थे इसे पार। इसके अलावा महादेवी वर्मा का प्रथम संकलन निहार, जिसकी मैं बता चुका हूँ भूमिका, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखी गई है। पाठ का परिचय देखिए। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के दिनों की स्मृति के सहारे ये लिखा है। जिस समय विद्यालय में महादेवी जी पढ़ रही थी, और इस अंश में लड़कियों के प्रति जो मानसिक रवैया था समाज के लोगों का, विद्यालय की सहपाठिनियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही मार्मिक और सजीव वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये विधा कैसी है? मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। द्वितीय श्रेणी में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ शब्दार्थ देखते हैं, देखिएगा। परम धाम स्वर्ग को कहा जाता है। प्रतिष्ठा इंसान की सम्मानित होता है। नक्काशीदार बेल बूटे के काम से युक्त कपड़ा होता है ना, उसको। निहारिका बिना कुछ खाए हुए, निराहार बिना कुछ खाए हुए होता है ना। फूल होते हैं तांबे और रांगे से बनी हुई धातु मिश्रित। प्रभाती सवेरे गाए जाने वाला गीत। पदक सोने और चांदी तथा अन्य धातु के बने हुए होते हैं, जिसमें लोगों को किसी अच्छे कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।
लहरिया रंग बिरंगी धारियों वाली विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पर पहनी जाती है। और वाइस चांसलर होता है कुलपति। ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार पाठ है मेरे बचपन के दिन। बहुत आनंद आएगा, अंत तक आप ये वीडियो के साथ में बने रहिएगा, एक एक चीज आपको बारीकी से समझ में आएगी। तो लेखिका लिखती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षक है, यानी एक अजीब किस्म का आकर्षक है। अपन भी बचपन के बारे में अब सोचते हैं तो एक अजीब किस्म की झिझक, एक अजीब किस्म का आकर्षक अपने को भी महसूस होता है। कभी कभी लेखिका लिखती हैं कि लगता है जैसे सपने में देखा हो। अक्सर ऐसा ही होता है ना, अपन बचपन के दिनों में जाते हैं तब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं कि बचपन में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, मजे से खाते पीते और खेलते थे। वही स्थिति लेखिका की थी। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में उत्पन्न हुई थी। लेखिका खुद लिखती हैं कि मम मेरे परिवार में कई पीढ़ियों के बाद में उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्ष तक लड़कियां नहीं हुई थी? 200 साल। नहीं सुना है। इसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता, यानी पहले ये मानसिकता थी लोगों की कि लड़की पैदा होगी तो उसे मार डालो। तो परम धाम का मतलब स्वर्ग, यानी उसको मौत की घाट उतार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने दुर्गा पूजा की। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महादेवी जी किसकी पूजा आराधना करने पर पैदा हुई थी? तो दुर्गा पूजा की थी। हमारी कुलदेवी थी दुर्गा जी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, यानी बहुत ही मान सम्मान हुआ कि इतनी वर्षों बाद में एक लड़की पैदा हुई है। और ये बहुत ही बड़े मतलब एक अपने आप में गर्व का विषय है कि अपने आप को अच्छा लगा महादेवी जी की मैं लड़की और मेरी इतनी इज्जत हुई, इतना मान सम्मान हुआ। और मुझे सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद में कोई कार्य होता है तो उसको चाहे वो गलत भी करता है तो भी लोग कुछ भी नहीं कहते हैं घर वाले। तो लेखिका को कुछ भी सहन नहीं करना पड़ा। परिवार में बाबा जी, बाबा मतलब पिताजी फारसी और उर्दू जानते थे इनके। बाबा, यहाँ पर बाबा दादाजी हैं। दादाजी फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी से अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। हिंदी इन्होंने अपनी माँ से पढ़ी थी। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बाबा से कौन सी भाषा पढ़ी? फारसी और उर्दू। पिताजी से अंग्रेजी। मेरी माता जबलपुर से आई थी और अपने साथ हिंदी लाई थी, और माता जी से वो हिंदी सीखी थी उन्होंने। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी उनके माता जी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। तो पूछा जा सकता है महादेवी जी ने सबसे पहले पंचतंत्र किससे सीखा था? तो अपनी माता जी से। यह भी पूछा जा सकता है माता जी से महादेव जी ने कौन सी रचना पढ़ी थी? पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। बाबा कहते थे कि इनको हम विदुषी बनाएंगे, यानी बहुत बड़ी विद्वान बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा है मैंने, संस्कृत भी पढ़ी है महादेव जी ने। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, और दादाजी ये चाहते थे कि उर्दू और फारसी भी सीख लूँ, क्योंकि उस जमाने में उर्दू और फारसी वो राजकीय भाषा हुआ करती थी। लेकिन ये मेरे वश में नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जाकर के जा छिपी कि भाई उर्दू और फारसी नहीं समझ में आएगी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने लग गए। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उनकी विशेष रुचि थी उनकी माँ की, और पूजा पाठ के समय में वो पास में बैठ जाया करती थी महादेवी जी अपने माँ के पास में, और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत महादेवी जी को मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल थी वो। प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ पर जाना मैंने बंद कर दिया। जाने से रोने धोने लग गई। तब मुझको क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। यहाँ पर अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि महादेवी जी को मिशन स्कूल के बाद में कहाँ भेजा गया था? तो क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ पर 5वें दर्जे में हुई। कौन सी कक्षा में? 5वीं कक्षा में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां साथ साथ में रहती थी क्राथवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में। हम लोगों का एक ही मेज था, और उस मेज में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। पूछा जा सकता है महादेव जी कितनी छात्राएं रहती थी? तो 4 लड़कियां। उसमें पहले ही साथिन महादेव जी को कौन मिली? सुभद्रा जी। अच्छा कथन मिलता है कि महादेव जी को छात्रावास में पहली साथिन कौन मिली थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने अपनी खड़ी बोली की प्रथम कविता नीम शीर्षक से लिखी थी, और महादेव जी ने दिया शीर्षक से। बहुत आनंद आएगा, पूरे पाठ के साथ बने रहिएगा। 7वें दर्जे में थी। अब पूछा जा सकता है महादेवी जी किसने में थी? 5 में, और सुभद्रा जी 7वीं कक्षा में थी, 7वें दर्जे में। मुझसे 2 साल सीनियर थी। कविताएं लिखती थी। मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई हूँ, और बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी,
और मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी। तो पूछा जा सकता है महादेवी जी की माँ कौन से पद गाया करती थी, किसके पद गाया करती थी? सूर तुलसी जैसी मीरा, तो यहाँ पर मीरा के पद हैं वो गाया करती थी। सवेरे ही महादेवी जी की माँ वो ये गाती थी, जागिए कृपा निधि पंछी बन बोले, ये सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, मतलब सवेरे गावे जाने वाला। शाम को मीरा का कोई और पद गाती थी। सुन सुन करके मैंने ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। तो महादेवी जी ने शुरू में ब्रज भाषा में लिखा था। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसा ही लिखने लग गई। तो महादेवी जी को भी अच्छा लगा कि खड़ी बोली में लिख लेते हैं। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, यानी उनका नाम हो चुका था। मैं उनसे छिप छिपा करके डरती सी लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? महादेवी जी से पूछा सुभद्रा जी ने कि तुम कविता लिखती हो? तो महादेवी जी छोटी थी तो वो डर के मारे कुछ बोल नहीं सकी। मैंने कहा नहीं, और अंत में उन्होंने मेरी डेस्क है उसकी किताबों की तलाशी ली और उससे बहुत सारा निकल पड़ा, यानी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है वो बाहर आ गई। जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हुए ऐसे उन्होंने एक हाथ में मेरा हाथ लिया और एक हाथ में कागज थे और मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविताएं लिखती हैं। और महादेवी जी डर रही थी, यार ये कर क्या रही हैं, परंतु सुभद्रा जी थी वो तो कर दिया, लिखती है। फिर हम दोनों मित्र हो गए। फिर दोनों में क्या हो गया? स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, दोस्ती हो गई। क्राथवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी, एक पेड़ की डाल थी वो बिल्कुल नीची सी थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, यानी डाल पर दोनों मित्र हैं वो बैठी रहा करती थी। और वहां पर क्या करती थी देखिए, हम लोग बैठ जाते थे। जब सारी लड़कियां खेलती थी तो हम लोग तुक मिलाते। देखो ये होता है इंसान में अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर। जब लोग खेलते थे ना और बच्चे, ये दोनों तुक मिलाती थी। और उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। यहाँ पर पूछा जा सकता है महादेवी जी जब क्राथवेट गर्ल्स कॉलेज में थी तो कौन सी पत्रिका निकलती थी? ये स्त्री दर्पण थी। ये रामेश्वरी नेहरू के द्वारा प्रकाशित की जाती थी और इसमें ये कविताएं भेज देती थी और वो कविताएं छपती थी बाद में, अपनी तुकबंदी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लग गए उनके हॉस्टल में, तो हम लोग हैं वो भी कवि सम्मेलनों में जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी, महादेवी जी वहाँ पर 1917 में दाखिल हुई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह प्रारंभ हो गया और आनंद भवन जो था इनकी स्कूल का, वह स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र कौन सा भवन बना? तो आनंद भवन। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे, तो क्राथवेट के से मैडम हमको साथ में ले जाती थी। हम कविता सुनते, कभी हरियोज जी अध्यक्ष होते थे, तो कभी श्रीधर पाठक जी होते थे, तो कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। यानी वहाँ पर कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता बड़े बड़े कवि किया करते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे। अक्सर बच्चे यही तो सोचते हैं कि जल्दी मेरा नाम आ जाए, मैं भी कविता सुनाऊं। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था महादेवी जी को। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। तो पूछा जा सकता है महादेवी जी को कितने पदक मिले? तो 100 से कम नहीं, ज़्यादा ही मिले थे। एक बार की एक घटना याद आती है कि एक कविता सुनाने में महादेवी जी कहती हैं कि मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार सुंदर था। उस दिन सुभद्रा जी नहीं गई थी। सुभद्रा जी प्राय कवि सम्मेलनों में नहीं जाती थी, यानी सुभद्रा जी फालतू का दिखावा ढोंग ढकोसला नहीं करती थी। मैंने उनसे आकर के कहा देखो ये मिला आज। तब सुभद्रा जी को भी आई थिंक हो सकता है थोड़ा बुरा लगा हो। सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ कि भैया अब तो अपनी दोस्त तो है, खीर बना के मुझे तो इसमें खिला दो। इसी बीच आनंद भवन में बापू जी आ गए थे। यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए आया बापू शब्द। हम लोग जब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक दो दो आने देश को बचाने के लिए देते थे। देखो गांधी जी हैं, उस जमाने में देश को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता से एक एक पैसा मांगा करते थे कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना है, तो ये बच्चे लोग जेब खर्चे से एक एक दो दो आने देश के लिए दे दिया करते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें हम दे दिया करते। उस दिन जब बापू मेरे पास में आए, मैं बापू के पास में गई और कहा, अपना कटोरा भी लेती साथ में गई थी। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने में मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा है, दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसने हाथ में लेकर के गांधी जी ने कहा कि तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती? गांधी जी ने वो कटोरा है महादेवी जी से भेंट में मांग लिया और महादेवी जी ने दे दिया। अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया कटोरा उनको और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या थी,
पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी। यहाँ पर महादेवी जी अपनी बात काट देती हैं, दूसरी ओर घुमाती हैं कि खीर तो तुमको बनानी होगी। दिल तो दुखा ही था महादेवी जी का, बेचारी को कविता सुनाने में एक कटोरा मिला, वो भी महान सेना देश के नायक गांधी जी को दे दिया था। परंतु इस बात की खुशी थी महादेवी जी को कि देश के किसी काम मेरा कटोरा जरूर आएगा, यही खुशी थी। अब तुम चाहे मुझे पीतल के कटोरे में खिलाओ और चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी। महादेवी जी को प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला हुआ कटोरा मैंने बापू को दिया। बड़ी खुशी हुई थी महादेवी जी को। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई हैं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की और आ जाती है, क्या नाम था, जेबुनिसा। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सुभद्रा जी की जगह है महादेव जी के साथ में छात्रावास में जो लड़की आई उसका नाम तो जेबुनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक ठाक रख देती थी और इस तरह मुझे कविता लिखने में और भी कुछ अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी, मैं भी उनसे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी यानी जीतन बेगम भी थी उनके छात्रावास में। जेबुन जब इकड़े तकड़े या फिर लेकर वो लोकर वोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर के कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना नहीं रहा जाता था। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये उस्तानी जी है ना, वो जीतन बेगम के लिए शब्द आया, जिन्नत बेगम है, ये जिन्नत बेगम के लिए शब्द आया। और उस्तानी जी ये मराठी को वह मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह नक्काशीदार किनारीदार साड़ी पहनती और वैसा ही ब्लाउज पहनती और कहती थी हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे ना, यानी डरती नहीं थी, खतरनाक लड़की थी। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी कोई धार्मिक लड़ाइयाँ नहीं होती थी। अवध की लड़कियां थी, वो अवध भाषा में अवधी में बोलती, बुंदेलखंड खंड की आती थी तो बुंदेली में बोलती, कोई अंतर नहीं आता था। और हम लोग साथ ही में हिंदी पढ़ते थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं होता था। सबसे बड़ी बात तो ये थी। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चलता रहा जो आज तक चलता आ रहा है। ये इनका स्कूल है, देख लो आप लोग। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ पर जवारा के नवाब भी रहते थे। कहाँ के नवाब पूछा जा सकता है, जवारा के। उनकी नवाबी छीन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उनके कंपाउंड में हम लोग भी, एक कंपाउंड में लेखिका का परिवार रहता था, दूसरे में ये जवारा के नवाब का परिवार रहता था। बेगम साहिबा क्या कहती थी देखिएगा। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहा करो, कि मुझे ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था जिसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे ही उसको पानी भी नहीं देती थी। ये ताई साहिबा है, अपने बेटे को पानी तक नहीं पीने देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, निराहार। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, यानी महादेव जी वगैरह जाते थे और राखी बांधते थे और हमको लहरिया या कुछ मिलते थे। और उनके मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ था जिसको ताई साहिबा थी। उसने पिताजी से कहा था कि देवर साहब को कहो कि मेरा नेग ठीक करके लिखे, यानी महादेव जी के एक छोटा भाई हुआ था। मैं शाम को आऊँगी नेग लेने के लिए, मैं शाम को आऊँगी। वे साहब से कहो कि मेरा नेक ठीक करके लिखे। वे कपड़े उपड़े लेकर के आई थी शाम को ताई साहिबा, और हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महादेवी जी की माँ को ताई साहिबा क्या कहती थी, दुल्हन। कहने लगी दुल्हन जिसके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई उसे पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लेकर के आई हूँ, वो बड़ा सुंदर है और मैं अपनी तरफ से इसका नाम है वो मनमोहन रखती हूँ। तो महादेव जी के छोटे भाई का नाम क्या था, मनमोहन था। और वही मनमोहन आगे चल कर के प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस
वाइस चांसलर रहे थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे थे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का छोटा भाई मनमोहन कौन सी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा था? तो जम्मू यूनिवर्सिटी का, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा है जैसे हम सपना ही देख रहे हैं, आज वह सपना खो गया है। यानी अच्छा लगता था महादेवी जी को उस समय। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। यानी ये हम सभी साथ मिलकर के रहते तो भारत का इतिहास, भारत का नक्शा, भारत का कल्चर कुछ और ही होता। इस प्रकार से अपन ने इस पूरे पाठ का अध्ययन किया। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ मित्रों कि मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वह विद्यालय में पढ़ती थी। पूछा जा सकता है कब लिखा था? विद्यालय में पढ़ती थी ना, तब की है। महादेवी वर्मा के परिवार में करीब 200 वर्ष के बाद में एक लड़की हुई, कोई लड़की नहीं हुई थी, इसलिए महादेवी जी की बहुत लाड़ प्यार से उन्हें पाला पोसा गया था। महादेवी वर्मा के घर में पहले फारसी, उर्दू, अंग्रेजी बोली जाती थी। महादेवी वर्मा की माँ जबलपुर से आई, इसलिए परिवार में हिंदी बोलने लगे लोग। और महादेवी वर्मा की माँ सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था महादेवी जी को, तथा माताजी मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी, जागिए कृपा निधि पंछी बन बोले। महादेव जी वर्मा को क्रांत वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। वहाँ पर 5वें दर्जे में इन्हें रखा गया था, मतलब 5वीं कक्षा में एडमिशन मिला था। और उस समय सुभद्रा जी 7वीं में थी। पहली साथी सुभद्रा जी 7वें दर्जे में पढ़ती थी। छात्रावास में महादेवी जी की जो कविताएं लिखती थी वो स्त्री दर्पण पत्रिका में छपती थी। ठीक है। महादेवी वर्मा को कविता में एक चांदी का कटोरा मिला था जो महात्मा गांधी को महादेवी जी ने खुशी खुशी गिफ्ट कर दिया, भेंट कर दिया। सुभद्रा जी जब छात्रावास छोड़कर चली गई तो उनकी जगह मराठी लड़की जेबुनिसा आकर के रहने लगी, जो छात्रावास के एक कमरे में 4-4 लड़कियां उस समय रहा करती थी। तो पूछा जा सकता है कौन सी थी वो जेबुनिसा। महादेवी वर्मा का भाई मनमोहन वर्मा ताई साहिबा ने रखा जो नाम था, जो आगे चल करके जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने थे। आगे बात समझ में। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी स्त्री दर्पण। ये रामेश्वरी नेहरू ने संपादन किया था। 1909 से 1924 तक लगातार ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। और इस स्त्री दर्पण जो पत्रिका थी इसमें महादेवी जी, सुभद्रा जी, इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। और इस स्त्री दर्पण में स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा, कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करने का एक मुख्य उद्देश्य था। स्त्री दर्पण है। आगे बात समझ में। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा, कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के संस्मरण में किस पत्रिका का उल्लेख किया गया है, किसमें छपती थी? तो स्त्री दर्पण में। ध्यान रखिएगा इस बात का। आशा करता हूँ पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।